नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। क्या हाल ही के किसी रियूनियन में ऐसा हुआ कि आपके एक सहपाठी ने बताया कि पिछले साल जो टेरेस पे बम फूटा था ना, वो मैंने फोड़ा था, और अचानक वो सहपाठी आप सबके लिए हीरो बन गया हो। आज जिनकी कहानी में लाई हो ना, बम उन्होंने भी फोड़ा था, बच्चे वो भी थे, मगर ये बम फोड़ा था किसी फ़न के लिए नहीं, किसी मज़े के लिए नहीं। ये बम फोड़ा गया था अपने देश के लिए और अपने देश की आज़ादी के लिए। 1889 3 दिसंबर को एक छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ एक माँ बाप के यहाँ, और माँ बाप संकोच में इसलिए थे क्योंकि 2 बेटों को पहले ही खो चुके थे। नवजात शिशु थे उनके पहले और दूसरे बेटे, मगर दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि इसे तो बचाएं, और एक टोटके के तहत अपनी बड़ी बेटी को 3 मुट्ठी धान चावल के एवज में अपने बेटे को सौंप दिया। गांव में चावल को खुदी भी कहते हैं, तो नाम पड़ गया खुदीराम। खुदीराम बड़े होने लगे और उस समय 1889 ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। जिस समय जब बड़े होने लगे, एक दिन अध्यापक ने पूछा कक्षा में, ईश्वर अगर तुम्हें वर दे तो तुम क्या मांगोगे? किसी ने मोटर मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने बंगला, किसी ने पैसा। जानते हैं खुदीराम ने क्या मांगा? मैं भगवान से कहूँगा मुझे पिस्तौल दे दे ताकि मैं अंग्रेज़ों को गोली मार सकूं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बहुतों के हृदय चाक चाक हुए, और ये किशोर जो बड़ा हो रहा था, उसके मन में एक ऐसी तड़प जगी कि जिन्होंने मेरे देश के टुकड़े कर रहे हैं, उनके टुकड़े हम क्यों न करें। उनके मन में ये जज्बा होता कि अंग्रेज़ों को तो इस देश को छोड़ना ही पड़ेगा, मगर नरमी से बात करने से काम चलेगा नहीं। और वो खोजते रहते कि कहाँ से जुड़ूं, किनके पास जाऊं कि मुझे वो तरीका आए। क्रोध उन्हें अंग्रेज़ों पे तो था ही, उससे ज़्यादा क्रोध उन्हें उन पर होता जो अपने ही देश के वासी थे, अंग्रेज़ों की चाकरी करते हुए अपने ही देश के लोगों पर कोड़े बरसाते थे। खैर, ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला अनुशीलन समिति का। थोड़ा सा पीछे जाएं, श्री अरबिंदो घोष अपनी लगी लगाई रियासत वाली बढ़िया नौकरी छोड़ करके बड़ौदा से आ चुके थे बंगाल, और उनकी तेज धार वाली कलम ने ऐसे ऐसे लेख निकाले थे कि वहाँ के युवक जोश में भर जाते कि अब तो कुछ करना ही है। सिस्टर निवेदिता, श्री अरबिंदो घोष, उन्हीं की अनुशीलन समिति, पारेन घोष, प्रफुल्ल चाकी, हेमचंद्र, ये सब मिलकर के अपने तरीके से अपने जो भी यत्न होते करते कि युवकों में वो जोश पैदा किया जाए और वो तरीके निकाले जाएं कि अंग्रेज़ों के दांत तो खट्टे करने ही हैं। जब तक हम उन्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे, वो हमारे देश से नहीं जाएंगे। अनुशीलन समिति में बड़े अनुनय विनय करने पर खुदीराम बोस को शामिल तो कर दिया गया, पर सभी वरिष्ठ सदस्य ये सोचते, अभी तो बच्चा है, अभी इसको अनुभव लेने दो, समझने दो, सीखने दो। पर उनकी आतुरता देखकर उन्हें छोटे छोटे काम दे दिए जाते। जैसे एक काम उन्हें मिला पर्चे बांटने का। पर्चों में क्या लिखा होता है? कभी कोई संदेश या वंदे मातरम, क्योंकि ये आवाज़ तो घर घर तक पहुंचानी थी। लोग ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से इतने डरे हुए थे कि वो ऐसा पर्चा हाथ में पकड़ने से भी डरते थे। एक 15 साल के किशोर को ऐसी कड़ी सज़ा मिली थी, कोड़े मारे गए थे उसके ऊपर, क्योंकि उसने पुलिस चौकी के सामने वंदे मातरम का उच्चारण किया था। तब उनको जब पर्चे बांटने का काम मिला, और वो पर्चे बांट रहे थे, बांटते बांटते वो भी पुलिस चौकी के सामने। जिन लोगों के हाथ में पर्चे थमाए, घबरा के उन्होंने तो फेंक दिए। एक हवलदार ने उन्हें देख लिया और कड़कती आवाज़ में बोला, ए लड़के, इधर आओ, क्या कर रहे थे तुम? जवाब में मिला जोरदार वंदे मातरम, और उससे भी जोरदार एक घूसा सीधे हवलदार के नाक पर। खून निकलने लगा और वो वहीं बैठ गए और यहाँ से ये भाग गए। खुदीराम बोस ने अपने तरीके से ये साबित करना शुरू कर दिया कि वो उन्हें कोई हल्के में ना ले। अनुशीलन समिति के सदस्यों को समझ में आ गया कि ये कोई ऐसा किशोर नहीं है जिसको हम बच्चा समझ के चल रहे हैं। उन्हीं दिनों
बम बनाना सिखाया जाता था पारेन घोष के घर में। आगे बैठके में चलता था कीर्तन, होरी बोल, और ये सब समझते थे कि यहाँ कीर्तन होता रहता है, भजन मंडली है। पीछे के कमरे में कार्यशाला रहती जिसमें बम बनाना सिखाया जाता। इस कार्यशाला में जितनी जल्दी खुदीराम बोस ने बम बनाना सीखा, उस बात से वरिष्ठ सदस्य भी हैरान रह गए। उन्हीं दिनों मजिस्ट्रेट कौन थे ब्रिटिशर्स के, जो बहुत कड़ी सज़ा देते थे, और उनका ये मानना था कि क्रांतिकारियों को ऐसी सज़ा दो कि कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत ही ना करे। नाम था डगलस किंग्सफर्ड, और क्रांतिकारियों के एजेंडे में सबसे ऊपर था कि इन्हें ख़त्म करना है। किताब एक ली गई, काफ़ी मोटी सी, बीच से खोखली की गई, बम बना के उसमें फिट किया गया और भेजा गया किंग्सफर्ड के ऑफिस में। समय की बात देखिए, उन्होंने वो पैकेट खोला ही नहीं, और जिसने खोला वो ईश्वर को प्यारा हो गया। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि किंग्सफर्ड को क्रांतिकारी छोड़ेंगे नहीं, तो उनका तबादला कर दिया गया मुजफ्फरपुर, बिहार। और क्रांतिकारी वो मानने वाले कहाँ थे? अगर ब्रिटिशर्स की एक चाल थी तो उस चाल का जवाब तो उन्हीं के पास था। समिति के सदस्यों ने तय किया कि मुजफ्फरपुर में भी भेजा जाएगा क्रांतिकारियों को, और इस डगलस किंग्सफर्ड को तो उड़ा देना, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। नाम चयनित किया गया तो प्रफुल्ल चाकी को इस कार्य के लिए बिल्कुल ठीक पाया गया। गंभीर, बिल्कुल धीर, बिल्कुल संयत स्वर में काम करने वाले, और बिल्कुल अपने आप को संभाल के रखने वाले। लेकिन जब किसी को साथ जाना था तो खुदीराम अड़ गए कि मैं जाऊंगा, मुझे तो जाना ही है। और क्योंकि वो अब तक अपने आप को थोड़ा साबित कर चुके थे, समिति ने इस बात के लिए मंजूरी दे दी। तो प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने नया नाम लिया दिनेश चंद्र, और खुदीराम बोस, जिनका नया नाम हुआ हरेन सरकार, ये दोनों रवाना हुए मुजफ्फरपुर के लिए। बस एक दिक्कत थी, दोनों को हिंदी नहीं आती थी। वहाँ की एक सराय में, जो कि एक बंगाली की सराय थी, वहाँ दोनों ने आश्रय लिया, और ये तय किया गया कि 7-8 दिन, 8-10 दिन ज़रा देखा जाए कि उनका दफ्तर कहाँ है और क्या आसपास है, कैसी सुरक्षा है। दोनों ये काम करने लगे, और ये पाया कि डगलस किंग्सफर्ड की सुरक्षा यहाँ दुगनी थी। 1 दिन, 2 दिन करते करते जब 7-8 दिन हो गए तो खुदीराम बोस ने कहा कि यूँ तो सारे दिन निकलते चले जा रहे हैं, किसी दिन हमारा राज खुल गया तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रफुल्ल चाकी ने सुझाव दिया कि ये 8 बजे के बाद क्लब जाते हैं, अपनी बिलियर्ड्स खेलें या जो भी अपना खेल खेलें। वहाँ से जब निकले उस समय इतनी सुरक्षा नहीं होती तो हम जो है वहाँ पे इनके ऊपर हमला करेंगे। दोनों ने क्लब को भी बहुत अच्छे से मुआयना किया, छुप छुप के देखा, और सोचा कि किस समय किस जगह से वो हमला करेंगे। और एक तय दिन में उन्होंने, जिस समय 8 बजे बग्घी निकली आगे, तो उन्होंने उसका धीरे धीरे पीछा किया, और एक तय जगह पर पूरे जोर लगाकर खुदीराम ने बम फेंका। जोरदार धमाका हुआ, और जैसा दोनों ने आपस में निश्चय किया था, दोनों 2 दिशाओं में वहाँ से निकल पड़े। बस एक गलती क्या हुई, एक की चादर छूटी और एक के जूते। ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि 2 बंगाली लड़के हैं, 2 क्रांतिकारी हैं, और एक के पास जूते नहीं हैं। और सब तरफ बुनादी करा दी गई, या यूँ कह दीजिए खबर पहुंचा दी गई कि जो भी इनके बारे में बताएगा उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 5,000 सोचिए, आज के लाखों उसके उस समय के हिसाब से। यहाँ से उस समय ना तो जीपीएस था, ना कोई और तरीका हुआ करता था, तो दोनों की जेब में जो रेल का नक्शा था उसी के हिसाब से उन्होंने समझा कि रेलवे लाइन के साथ साथ दौड़ते वो स्टेशन पे जब पहुँचे या वहाँ से दूर निकल जाएं, तब कोई ट्रेन पकड़ के वापस चला जाए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस करीब 23-24 मील रात भर चलते हुए, दौड़ते हुए थके हारे अगले दिन सुबह प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर से ट्रेन ली, नए जूते और नए कपड़े भी लिए। उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे नंदलाल बैनर्जी, जो कि ब्रिटिशर्स के एक सिपाही थे या हवलदार थे। उनकी नज़र पड़ी एक बंगाली युवक पे, जिसके कपड़े भी नए थे, जूते भी नए थे। थोड़ा शक हुआ, और जिस समय उन्होंने अपने
अपने सीनियर्स को खबर भेजी तो उन्हें कहा गया कि किसी भी तरह इनको शक के बिना पे पकड़ लो। जब उन्हें शक के बिना पे पकड़ा गया, स्टेशन पे उतरते ही प्रफुल्ल चाकी ने बहुत भागने की कोशिश की, मगर और फायर भी किया वापसी में, मगर उनको समझ में आ गया कि खेल उनके हाथ से निकल चुका है और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। आज़ाद याद आ गई ना आपको? ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं पड़ने देना है स्वयं को, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। और इधर देखिए खुदीराम बोस जो कि रात भर चलते जा रहे थे, दौड़ रहे थे कि उस जगह से दूर हो जाए। अगले दिन सुबह पहुँचे एक स्टेशन पर, मोकामा स्टेशन पे, और बिल्कुल थके हारे पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बैठे ही थे, तो वहाँ पर जो लोग भीड़ या जो भी भीड़ थी या जो लोग थे आपस में बातें कर रहे थे एक रात पहले की घटना की। चाय की दुकान पर दो पुलिस वाले ये बात कर रहे थे कि देखो बम फोड़ दिया गया और बेचारी दोनों औरतें बची नहीं। खुदीराम के कान खड़े हो गए और बातों बातों में उन्होंने किस बात की आपस में कि प्रिंगल कैनेडी की वाइफ यानी उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों ही उस बम धमाके में खत्म हो गई। खुदीराम के मुंह से अनायास निकला, शेकी किंग्सफोर्ड मोड़ लो ना। ये क्या, किंग्सफोर्ड मरा नहीं? ये बात सुनते ही पुलिस वाले हरकत में आ गए और उन्हें दबोच लिया। जेब से उनके निकले 30 रुपये, ट्रेन का नक्शा, रेलवे लाइन का नक्शा और 2 पिस्तौलें। उनको इतना भी समय नहीं मिला कि उन पिस्तौलों को निकाल करके वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया कर पाते। उनको वहाँ से गिरफ्तार करके वापस लाया गया और उनको पहचान करने को कहा गया प्रफुल्ल चाकी की मृत शरीर को दिखा करके। खुदीराम अंदर से समझ गए थे कि अब वो और अकेले रह गए। खैर, उन्होंने प्रतिक्रिया और कुछ नहीं की और उन्होंने तो यही सोचा था कि उन्होंने जो बम फेंका है, जिस कैरेज पर फेंका है, उसमें किंग्सफोर्ड होगा। और उसी दिन किंग्सफोर्ड ने शायद उस कैरेज में प्रिंगल कैनेडी और उनके दोनों वाइफ और उनकी बेटी को जाने की इजाज़त दी थी, या उनकी कैरेज थी। दोनों कैरेजेस एक ही जैसी थी। बहुत दुख हुआ खुदीराम को इस बात के लिए, बहुत ही तकलीफ़ हुई, मगर क्या किया जा सकता था। अब तो वो गिरफ्तार हो चुके थे। जब पूरे देश में पता चला कि 18 साल का लड़का उसने ये काम किया है, तो ऐसी लहर फैल गई कि कोने कोने से सभी लोग इस बात की ना केवल तारीफ़ करने लगे, बट उनको ये भी लगा मन में कि एक लड़का, एक बच्चा होकर के वो ऐसे कदम उठा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। जिस समय स्टेशन पे वापस खुदीराम को लाया गया और बाहर निकलते ही खुदीराम ने ज़ोरदार आवाज़ में वंदे मातरम कहा, तो भीड़ सन रह गई, क्योंकि अभी भी वो जज्बा दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केस चला और उन्हें 13 जून को फांसी दे दी जाएगी। 13 जून 1908 को ऐसा फैसला सुनाया गया। इस फैसला सुनाने के बाद भी, क्योंकि वहाँ के वकील बिल्कुल दिल से चाहते थे कि किसी तरह इन्हें बचा लिया जाए, खुदीराम के मना करने पर भी उन्होंने अपील की कि उनकी कच्ची उम्र देखते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा मिले। मगर ब्रिटिशर्स के दिमाग में तो बदला लेने की और एक उदाहरण सेट करने की बिल्कुल मन में उन्होंने ठान रखी थी। तो जिस समय कचहरी में पूरी केस की हियरिंग भी चली, तो जज ने वही फैसला दिया, 11 अगस्त को 1908 को उन्हें फांसी दी जाएगी। जब वो ये फैसला दे रहे थे तो उनको दिख रहा था सामने कि खुदीराम मुस्कुरा रहे हैं। जज ने उनसे पूछा, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा है? ये देखो मैंने कलम तोड़ी है, क्योंकि कलम तोड़ दी जाती थी डेथ सेंटेंस दे जाने के बाद में। खुदीराम का जवाब था, मैं वकीलों की जिरह सुनकर हंस रहा था, जिन्होंने कहा मुझे बम बनाना नहीं आता, जिन्होंने कहा मुझे किसी ने बरगला दिया था। आप मुझे अभी थोड़ा समय दें तो मैं बम बनाना आपको भी सिखा दूँ। जज ने कुछ नहीं कहा और खुदीराम वहाँ मुस्कुराते हुए अपनी जेल में, अपनी कोठरी में चले गए। जेलर को, जिसको स्नेह हो गया था और जिसके मन में अपार श्रद्धा थी इस बच्चे के लिए, खुदीराम से उन्होंने फिर पूछा, कुछ चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आम खाऊंगा ना। जेलर ने आम मंगवाए और उन्हें दिए, और उसके बाद सुबह जब देखा तो थाली वैसी ही। उन्होंने कहा, तुमने आम नहीं खाए क्या? तो खुदीराम हंसने लगे। थाली उठाई, सारे आम खा चुके थे, फुला कर रख दिए थे।
अपनी फांसी के फंदे तक भी वो मुस्कुराते हुए गए। और इतना ही नहीं, उनकी ये शहादत ने देश को हिला दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, ये सब अपने मन में खुदीराम की शहादत को ऐसे बसाए हुए थे कि उन्हें मालूम था कि उन्हें भी कुछ करना है तो बड़ा ही करना है। तब उस समय जो धोतियाँ बुनते थे, बुनकर किनारी पर लिखते थे खुदीराम बोस। और पीताम्बर दास के एक गीत ने तो ऐसी हलचल मचा दी, आज भी बच्चा बच्चा जानता है उस गीत को। একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি চড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি। 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব বাসির ঘরে মা গো, যদি তখন চিনতে পারিস না দেখবে গলায় ফাঁসি, একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি। एक बार विदा करो माँ, इजाज़त दो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूँगा और भारतवासी मुझे देखते रहेंगे। 10 मास और 10 दिन के बाद अपनी किसी मासी के घर जन्म लूँगा, मगर अगर तुम मुझे पहचान ना पाओ तो मेरे गले को देखना, फांसी का निशान तुम्हें वहाँ भी नज़र आएगा। ऐसी भावना थी खुदीराम बोस की, और ऐसी शहादत शत शत बार नमन है। और याद रहे, ये आज़ादी बिना युद्ध किए, बिना संग्राम लड़े नहीं मिली। जितनों की शहादत हुई है ना, आप और मैं अगर गिनने लगे तो बूढ़े हो जाएं। याद रखें, इस देश को और इस जन्मभूमि को अब भी ज़रूरत है हमारी, और ऐसे ही जज्बे की जैसे खुदीराम बोस के मन में था। धन्यवाद। जय हिंद।